स्वास्थ्य वाचन दीप प्रज्वलन के साथ चलना चाहिए। आप लोग आ जाएं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्व स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखा दश्वा मरुतः पृष्टिमाता। मैं आदरणीय राय साहब से आग्रह करूंगा कि सभी गणमान्य आगे की पंक्ति में बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे और आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। सभी से मेरा आग्रह है। अब मैं उदास हो रहा है। आइए आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख खड़ा हुआ श्री सुरेंद्र सक्ष श्री विद्यासागर राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण करें। श्री विद्यासागर सिंह जी, भारतीय लोकतंत्र को अपनी मतदान शक्ति से जीवंत करने वाले आप सभी परिवार के सदस्य व अभिभावकों का मैं विद्यासागर राय, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर, हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। बनारस रेलवे स्टेशन सहित बनारस के हर क्षेत्र में विकास के अनगिनत कार्य हुए एवं जाम की समस्या के समाधान के लिए गनियाबाग, गदौलिया और मैदागिन पर मोटर गाड़ियों की शासन तभी चरितार्थ होती है जब आप न केवल अपने मत का प्रयोग करते हैं बल्कि एक सशक्त सरकार का गठन करने के लिए भी आप उत्तरदायी होते हैं। अगर हम काशी की विकास यात्रा की बात करें तो आप मतदाताओं के रूप में ऐसे सांसद को चुना जिन्होंने काशी के मूल स्वभाव को संरक्षित करते हुए विकास की एक ऐसी पटकथा लिख दी जिसके लिए मात्र यही शब्द कहे जा सकते हैं, न भूतो न भविष्य। वास्तव में भाजपा संगठन का विश्वास है कि आप सभी प्रभावी मतदाताओं के रूप में कदम से कदम मिलाकर ही हम राजनीतिक कार्यकर्ता समाज की सेवा ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार व विश्वास हमें सदैव मिलता रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ अपने परिवार के पूर्वज श्रद्धेय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी एवं लोकबंधु राजनारायण जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए समाज के सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में भाजपा संगठन का विश्वास है कि आप सभी प्रभावी मतदाताओं के रूप में कदम से कदम मिलाकर ही हम राजनीतिक कार्यकर्ता समाज की सेवा ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार व विश्वास हमें सदैव मिलता रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ
अपने परिवार के पूर्वज श्रद्धेय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी एवं लोकबंधु राजनारायण जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए समाज के सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे समाज के उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, जिन्होंने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज के सांसद को के साथ वर्षों से काम किया था, एक लंबा अनुभव जिसके पास शासन प्रशासन का है, और आज हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जो सबसे बड़े दो मंत्रालय होते हैं, नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय, उसके मंत्री के रूप में हम सबके बीच में बैठे हुए श्रीमान ए के शर्मा जी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, कार्यक्रम के लिए भी आज देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में चलाया है, उससे हमारे समाज का ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। और योगी जी जैसा व्यक्तित्व है जिसे आज दुनिया की, हमने एक बार पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने मांग किया था कि योगी जी को ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया जाए। अपने देश में तो सारे जगह प्रदेशों में मांग हो रहा है। मैं गुजरात में गया था, कोई ऐसा विधानसभा नहीं था, विधानसभा चुनाव में मैं पिछली बार गया था, जहां से ये कहा न जाए कि योगी जी का कार्यक्रम यहां लगाकर न किया जाए। सभी लोगों ने पूरे देश में एक लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, इनका अनुभव निश्चित तौर पर आप जरूर लेते होंगे। मैं आदरणीय मोदी जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि हम सभी ने जिसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगा जाता है, और हिंदुस्तान ही नहीं, आप सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यहाँ पर। आप ख्याल करिए कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था तो इमरान खान ने कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हम मोदी जी जैसा सरकार को चलाएंगे। और तो और अमेरिका का जब चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति का, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके नारे को चुराया था। अब की बार मोदी सरकार हम कहते हैं, वो कह रहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम ऐसे अपने सांसद को वोट देते हैं। आज हम उनको भी बहुत नमन करते हैं। इस मंच से एक बार पुनः सम्मानित मंच सामने बैठे हुए हमारे सभी प्रभावी साथियों, आप सभी का बहुत बहुत। मंच पर भाई सुरेंद्र सिंह मुझे बड़ा अधूरा लगता है। जैसी आवाज आपने यहां सुनी है वैसे ही इनकी आवाज विधानसभा में गूंजा करती थी, लेकिन वह आवाज विलुप्त हो गई, वह नहीं मिल पा रही है। मुझे कहीं न कहीं खटकता है। ऐसे भाई पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी हमारे, यह समझिए कि एक एक ऐसे लोग हैं जो 1500 का व्यक्तित्व रखने वाले लोग हैं। ऐसे ही माननीय मंत्री जी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं आज आपके सामने। भाई सुरेंद्र जी ने बहुत सारी बातों को रख दिया। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं भी अपने को संबद्ध कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी तुरंत मुझसे कहे कि क्या इन लोगों की मूर्ति यहाँ नहीं लगी है। मैं कहा नहीं, तो इन्होंने कहा कि कहीं जमीन खोजो आप, तो आप ताली बजाओ इस बात के लिए कि मत से ही इन्होंने ये कहा कि आप इसके लिए कहीं जमीन खोज रहा था। उस जमाने में शेरपुर के शिवपूजन राय के नेतृत्व में, इसी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उनके नेतृत्व में एक नहीं देश का झंडा बुलंद करने के लिए शिवपूजन राय जी आगे चलते हैं। उन्हें सीने पर गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन दूसरा भूमिहार का बेटा उस झंडे को पकड़ता है। ऐसे 13 भूमिहार के लड़के शहीद हुए हैं इसी गाजीपुर में, और वह झंडा ले जाकर के लोगों ने गाड़ा है और अंग्रेजों को भागना पड़ा। इतना ही नहीं, क्या दर्द नहीं था हम लोगों को, थे क्या होगा इन दरिंदों का। लेकिन मैं आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अलका राय जी विधायक थी, उन्होंने कहा कि भैया मुझे ले चल करके आप मिलवा दो माननीय मुख्यमंत्री जी से।
मेरे आंख के आंसू आज जो लगातार गिर रहे थे, आज उसको आप लोगों ने बदला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी जी को कि निस्त नाबूद कर दिया जिस व्यक्ति ने कृष्णानंद की हत्या करने में लोग सहयोगी थे। इसी सरकार में प्राप्त हुआ है हम लोगों को इसी मंच पर उपस्थित और सामने बैठे हुए मैं कुछ लोगों को तो जानता ही हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति एक है और इनके परिवार के अलावा उस गांव में कोई प्रधान हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ बीच में बैठे हुए हैं। आप सबको मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहा हूँ। और विशेष रूप से मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिय जी, हमारे सबसे पहले इस कार्यक्रम के लंबा भाषण देना या आपको ज्ञान देना ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है। काशी, वो भी काशी में आकर के जहाँ शिव गुरु और विश्व गुरु और सबके जो सृष्टि के आदि गुरु जिनको कहा जाता है, जो भगवान शिव की, भगवान विश्वनाथ की धरती है, जहाँ के वो स्वयं कर्णधार है, जहाँ के वो स्वयं करता धरता है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी महिमा त्रिभुवन विदित तुम्हारी जिनको कहा जाता है, ऐसी जगह पे आकर के मैं आपको कुछ कह सकूं ऐसी मेरे में क्षमता नहीं है। फिर भी चूँकि माननीय विद्या जी ने और हमारी पार्टी ने ये दायित्व दिया है, इसलिए छोटी मोटी बात मैं जरूर करूँगा। मैं सबसे पहले तो आप सबको, अपने समाज के सभी जो यहाँ अग्रणी यहाँ उपस्थित हैं, सबको बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं अपने कार्यकाल में, हो सकता है कि कहीं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में मेरे में कुछ कमी रह गई हो। सांसद है 2014 से, आपके सांसद के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। पूरी दुनिया जिस नेता को एक सबल नेता मानती है, पूरी दुनिया जिसका नेतृत्व का कायल है, वो आपका नेता है, वो आपका सांसद है। इस बात से ही बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यूँ कह लीजिए कि मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा था, जब माननीय विद्या जी बोल रहे थे G20 की बात, तो मैं सोच रहा था कि G20 जो है, आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का ये समूह है G20। एक जमाने में भारत जो है उसमें अपनी एंट्री पाने के लिए जो है वो तड़पता था। तो ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। मतलब अपने प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री, उन सारे जो 20 और 40 देशों का जो समूह है, 20 देश उसके कोर माने जाते हैं, फिर बाकी उनका बड़ी संख्या में भी उनका एक बड़ा भी समूह है। तो ऐसे में जब हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का नेता जब उन लोगों की अगुवाई करता है मित्रों, तो सोचिए कि बनारस का कितना बड़ा स्थान बनता है। बनारस जब अध्यक्षता करता है, उनके बीच में बाइडेन के और पुतिन के जैसे लोगों के सामने जब वो अध्यक्ष स्थान पे बैठता है, तो हमारे आपका सीना जो है चौड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यही हमारी शुरुआत है विश्व गुरु होने की। बाकी जो माननीय मोदी जी ने देश के लिए किया है, विशेष रूप से मैं बनारस की अगर बात करूं, तो मुझे याद है कि 2014 में जब वो सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले मुझे उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आप चूंकि उसी क्षेत्र के हैं, तो जरा बनारस का आप ध्यान रखिए, बनारस की चिंता करिए, बनारस में क्या क्या करने जैसा है। मैं उन्हीं दिनों से आने जाने लगा। बाद में माननीय सुरेंद्र सिंह जी, माननीय अवधेश सिंह जी और अपने लक्ष्मण आचार्य जी थे, विशेष रूप से मैं उनको याद करना चाहूँगा कि मैं आता था उनके साथ, यहाँ वहाँ बैठ करके बनारस के बारे में मैं खोजता था क्या करने जैसा काम। और उन दिनों से मैं देखता हूँ कि एक एक गली में क्या काम हो सकता है। एक जो बिजली के तार लटके हुए उस समय हुआ करते थे आपकी गलियों में, आपकी सड़कों पे। इन सारी छोटी छोटी बात से लेकर के एयरपोर्ट की रोड हो, चाहे गंगा की सफाई हो, चाहे मशीनों से सफाई की बात हो गंगा में, सारी बातों पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान है। और आपके लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणों वाली बात है। आपको क्या, मैं प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
स्वयं देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में क्या 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 किया है। जो आपको बताने जैसी चीज़ है वो ये है मित्रों कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वभाव को जानता हूँ, उनकी विकास के प्रति जो रुचि है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उसको भी मैंने देखा है। 20 साल मैंने उनके साथ काम किया है, उनके सहयोगी, उनके असिस्टेंट के रूप में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी जो बनारस में हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के हिसाब से खाली उसका 10% हुआ है। प्रतिशत काम भी जब बनारस की धरती पर उतरेगा, जब पूर्वांचल की धरती पर उतरेगा, तो ये पूर्वांचल, ये बनारस जो है वो बनारस किसी को पहचान में नहीं आएगा। उसी कड़ी में मैं आपको एक रहस्य बता दूं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बनारस आए थे, तो संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था और भी 1-2 जगह कार्यक्रम थे। उसके बाद हम लोगों को बुलाए थे, उसमें मैं भी था। आपके आशीर्वाद से मुझे बुलाया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय महामहिम राज्यपाल भी थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, सोचिए उनका विजन कितना बड़ा है कि भाई जो हम बनारस में कर रहे हैं वो तो अब एक पटरी पे आ गया है। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, हो रही हैं और हो जाएंगी। लेकिन अगल बगल के जिलों का क्या? अगल बगल के जिलों का भी तो कुछ भला होना चाहिए, अगल बगल के जिलों की भी कुछ भलाई होनी चाहिए। मैं जब यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जब इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, तो अगल बगल के जिला में भी वो परिणाम मिलेंगे चाहिए। गाजीपुर में मिलेगी चाहिए, भदोही में मिलेगी चाहिए, मिर्जापुर में मिलेगी चाहिए, चंदौली काहे के वंचित रहेगी चाहिए, जौनपुर काहे के वंचित रहेगी चाहिए। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला करके और हमको कुछ काम भी दिए थे कि इस दिशा में आप कुछ सोच करके लाइए, बना करके कुछ प्लानिंग लाइए। उसको पूरा 1 घंटा दोपहरिया का अपना भोजन, उनका तो नवरात्रि का व्रत था, बाद में जाते जाते हम लोगों को मजाक भी किए कि देखो हमारा तो व्रत चल रहा है, आप लोगों का भी भोजन हमने आज बलिदान कर दिया, क्योंकि कुछ 3 बजे 4 बजे के आसपास का टाइम था। तो बिना भोजन किए, बिना भोजन करने, बिना हम लोगों को भोजन करने का मौका दिए हुए पूरे पूर्वांचल के विकास की उन्होंने चिंता किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व बहुत भाग्य से, बड़ी संयोग से मिलता है, जो आपको बनारस वालों को, पूर्वांचल वालों को मिला है। और उतना ही नहीं, ऐसा नेतृत्व बड़े भाग्य से किसी देश को मिलता है जो भारत को मिला है इससे। और मैं अब एक एक करके बातें में गिनाना में समय लगेगा। बहुत सारी बातें 9 साल के उनके कार्यकाल में, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो जिन ऐतिहासिक बातों से, ऐतिहासिक समस्याओं से जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को निकाला है। कश्मीर से ही बात शुरू करें तो 370 की बात। आपने जो नागरिक अधिकार जो अपने पड़ोसी जिलों में अपने ही समाज के लोग, अपने ही जो इधर उधर मारे फिर रहे थे, अपने ही देश में उनको आते थे तो नागरिकता नहीं मिलती थी, उसमें नागरिकता का संशोधन किया गया। ऐसे तमाम कार्य हैं जिससे देश की न सिर्फ समृद्धि और सुशासन का परिचय होता है, बल्कि देश की एकजुटता और एक होने का एक मजबूत शासन, एक संविधान, पूरे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक विधान, एक देश और एक विधान की बात जो उन्होंने कहा, ये एकदम मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये आपके नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। पूरी दुनिया में आज भारत जो है वो सबसे तेजी से प्रगति करने वाली, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था बनी है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की जो विकास यात्रा थी, भारत की अर्थव्यवस्था की जो विकास की गति थी, वो कम नहीं होने दिया माननीय प्रधानमंत्री। आह्वान पर हमारे महानगर अध्यक्ष माननीय श्री विद्या जी, हमारे विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी और तमाम नेताओं के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा प्रभावी मतदाता सम्मेलन हुआ है। उसमें भाग लेने का मुझे भी अवसर मिला। बहुत ही सुचारू रूप से सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, उनको संबोधन किया गया, उनको
देश में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन का जो दौर चला है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो सुशासन का दौर चला है, उसको आगे बढ़ाते हुए आने वाले नगर निकाय के चुनाव जो अभी डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके मद्देनज़र और 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हमने समाज से निवेदन किया है। बड़ी संख्या में लोग आए और बड़े उत्साह से हमारी बातें सुना उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए हमने उनका आह्वान किया है। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में इसके बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी संगठन को और हमारे नेतृत्व को मिलेगा। 17 अप्रैल से G20 समिट की बैठक होने जा रही है काशी में, उसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई? जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा कि G20 के 2 सम्मेलन आगरा और लखनऊ में फरवरी महीने में हुए। उन दोनों सम्मेलनों में मैंने स्वयं भी आगरा में भी और लखनऊ में भी उन कार्यों की निगरानी भी किया था, और उन दोनों सम्मेलनों से संतुष्ट होकर के पूरे विश्व के जो सबसे धनी देश हैं, सबसे समृद्ध देश हैं, सबसे अच्छे देश जिनको कहा जा सकता है, वो लोग G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने आगरा का इतनी प्रशंसा किया, उसी प्रकार लखनऊ की बहुत बड़ी प्रशंसा हुई, और सब ने ये कहा कि ये विश्व कक्षा के नगर हैं, विश्व में इतने सुंदर नगर हमने नहीं देखे हैं। हमारे भारत सरकार के जो सचिव कक्षा के लोग आए थे, जो उन मीटिंगों का समन्वय कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश के इन शहरों ने हमारे पूरे देश का नाम, पूरे देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। मैं आशा रखता हूँ कि बनारस जो है, काशी जो है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसके सामने इससे दिव्य और भव्य कुछ हो ही नहीं सकता, और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की नगरी है। तो इसलिए बनारस में जो काम होगा, बनारस में जो सुंदरता होगी, बनारस में जो सुशोभन होगा, वो और भी उत्कृष्ट होगा, और भी बेहतर होगा। हमारे सभी जो पिछले मापदंड हैं हमारे बहुत उत्कृष्ट थे, लेकिन उन्हें भी हम और वर्ष को भी हम तोड़ेंगे। हाल के दिनों में कोरोना का भी असर बढ़ा है, प्रभाव बढ़ा है, उसको बैठक होने वाली है। क्या चीज़? कोरोना संक्रमण के मरीज भी देखने को मिले, ऐसे में G20 के बैठक होने वाले हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना का जो मैनेजमेंट हुआ है, प्रबंधन हुआ है, वो पूरे देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। चाहे वो कोरोना से संबंधित छोटे छोटे मास्क से लेकर के वेंटिलेटर तक की व्यवस्था की बात हो, जो पहले नहीं हमारे यहाँ उत्पादन होता था, उससे लेकर के बड़ी संगीन चीज़ें जैसे कि वैक्सीन है, उनके उत्पादन की बात करें, या संबंधित दवाइयों के उत्पादन की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने बहुत अच्छे से अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी किया, और साथ ही यहाँ से निर्यात भी किया, यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया। तो इसलिए कोरोना का जो ये वर्तमान दौर आया है, सुरक्षित रहने की, सावधान रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। हम सबको उसमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, और अब हम किसी को संकट में नहीं आने देंगे। जी, मेयर प्रत्याशी के प्रत्याशी ओर से आ सकता है इस बार। मैं तो यहाँ मंच पे हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, मुझे जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, और उसमें हमारी पार्टी, हमारे जनप्रतिनिधि जो निर्णय लेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। उन्हें मैंने जनता से ज़रूर कहा है, और आप सबसे भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई सुशासन देने वाली पार्टी नहीं हो सकती, और अब डबल इंजन से लेकर के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता है। इस बात को हम मतदाताओं तक लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। मंत्री 2024 का सही फाइनल माना जा रहा है, 2024 हम लोग 2024 के लिए भी मेहनत करके और पहले से भी अच्छी सीटों के साथ माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सवाल ये है कि अब जो है नगर निकाय
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।